एवरीबॉडी, दिस इज शमा। तो आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ कंपनी। जो कंपनी लॉ का 5th चैप्टर है जिसमें हम फॉर्मेशन, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन एंड कैपिटल सब्सक्रिप्शन, ये तीनों चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ में हम डिस्कस करेंगे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। इस वीडियो के अंदर मैं जो कंपनी लॉ का चैप्टर 5 है वो कंप्लीट डिस्कस करने वाली हूँ। इससे पिछले वाली वीडियो में हम पहले के 4 चैप्टर्स को डिस्कस कर चुके हैं, इसमें हम 5th चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी क्या होता है कि एक बिजनेस आइडिया से लेकर एक कंपनी को बनाने तक का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। जैसे कि आपके माइंड में कोई एक आइडिया आया, आपने उसको सोचा, अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस किया, फिर उस आइडिया को आप एक कंपनी के अंदर फॉर्मेट कर देते हो, उसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज अ वेरी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। The process and legal formalities for establishing a particular company are passed from different stages. जब आप किसी कंपनी का फॉर्मेशन करते हो, किसी कंपनी को बनाते हो फ्रॉम द बेसिक, मतलब फ्रॉम द आइडिया आप किसी कंपनी को बनाते हो, तो उसके अंदर हमको 4 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी है उसके अंदर 4 स्टेजेस आती हैं। सबसे पहली आती है प्रमोशन स्टेज ऑफ कंपनी, जिसके अंदर जो प्रमोटर्स होते हैं वो आइडिया को कंसीव करते हैं, उसके बारे में डिटेल इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि क्या वो आइडिया सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। फिर वो उस आइडिया को प्रोसेस में लाते हैं, उसके बाद उस कंपनी का वो इनकॉर्पोरेशन कराते हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन कराते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी विदाउट रजिस्ट्रेशन एक लीगल एंटिटी नहीं बन सकती। उसके बाद नेक्स्ट आता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन ऑफ कंपनी। अब आपने कंपनी सोच ली, कंपनी का आइडिया सोच लिया, उसकी कंपनी बना ली, रजिस्टर्ड भी करा ली, उसके बाद उसको चलाने के लिए पैसे की जरूरत भी तो होगी ना, बिना फंड के कोई कंपनी चल नहीं सकती। तो इस 3rd स्टेज में हम क्या करते हैं, कैपिटल सब्सक्राइब करते हैं, कैपिटल को रेज करते हैं। एंड फाइनल स्टेप आता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जिसके अंदर फाइनली 4th स्टेज में जो है बिजनेस वो अपनी रनिंग स्टार्ट कर देता है। अब इन सारे स्टेजेस के अपने अपने कुछ स्टेप्स भी होते हैं। जैसे कि प्रमोशन स्टेज ऑफ कंपनी में कितने स्टेप्स होते हैं, टोटल 4 स्टेप्स होते हैं जो उनको परफॉर्म करने पड़ते हैं। इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन में भी ऐसे स्टेप्स होते हैं, तो उन सबको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, एक्सप्लेन द स्टेजेस इन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। अगर आपका ये क्वेश्चन आता है तो जो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर पढ़ाऊंगी आपको सिर्फ वही लिखना है, इससे आपको अच्छा स्कोर करने में हेल्प होगी। एंड दूसरा क्वेश्चन आता है हु इज प्रमोटर, उसके राइट्स, ड्यूटी, लायबिलिटी, फिड्यूशियल रिलेशनशिप्स एक्सेट्रा पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है आपका फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के ऊपर, दूसरा क्वेश्चन बनता है आपका प्रमोटर्स के ऊपर। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रमोटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जितने भी ये जो स्टेजेस होते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, इनको कौन परफॉर्म करते हैं, इनको परफॉर्म करते हैं प्रमोटर्स। ठीक है, सबसे पहली हमारी जो स्टेज आती है वो आती है प्रमोशन स्टेज। प्रमोशन स्टेज क्या होती है, दिस इज अ फर्स्ट स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। प्रमोशन implies a discovery of a business idea, search for the means to implement the idea, arranging the capital and required infrastructure and meeting the requirement of the law to transform the business idea into the business concern। देखो, प्रमोशन स्टेज में क्या होता है कि ये सबसे पहली स्टेज होती है जिसके अंदर जो प्रमोटर्स होते हैं वो बिजनेस आइडिया को डिस्कवर करते हैं, उसके बाद उसके बारे में डिटेल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ये रिसर्च करते हैं कि क्या जो हमने आइडिया सोचा है वो एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल है या नहीं है। उसको परफॉर्म करने के लिए कैपिटल अरेंज करते हैं, साथ में वो ये भी देखते हैं कि जो हम आइडिया लेके आने वाले हैं क्या वो लॉ के अकॉर्डिंग सही है या नहीं है। तो ये सारी चीजें हम जो है प्रमोशन स्टेज में करते हैं। यहाँ पर एक डेफिनेशन भी दी हुई है, प्रमोशन में बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग द फाइनेंसेस ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइजेस अंडर द कॉर्पोरेट फॉर्म। जो भी प्रमोटर्स के पास बिजनेस आइडिया है और फाइनेंसेस है, उन दोनों को मिलाकर हम किस तरीके से कॉर्पोरेट फॉर्म तैयार कर सकते हैं, एक कंपनी तैयार कर सकते हैं, वो सब चीज हम प्रमोशन स्टेज में डिसाइड करते हैं।
अब आता है स्टेजेस ऑफ प्रमोशन। जो प्रमोशन ऑफ कंपनी है उसके अंदर कौन कौन से जो स्टेजेस हैं या कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि प्रमोटर्स को परफॉर्म करने पड़ते हैं। सबसे पहला आता है डिस्कवरी ऑफ आइडिया। देखो ये तो बेसिक स्टेप है। अगर आप कोई कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपके पास आइडिया होना चाहिए। अगर आपके पास आइडिया ही नहीं है तो आप कंपनी स्टैब्लिश नहीं कर सकते। तो वेरी फर्स्ट स्टेप करते हैं डिस्कवरिंग ऑफ आइडिया। Promotion starts with an idea in the mind of person or persons that is a particular activity is practicable or profitable। सबसे पहले ये देखो, जो प्रोमोटर्स होते हैं या तो वो एक पर्सन हो सकता है या वो एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सिंगल इंडिविजुअल ही प्रोमोटर हो सकता है। कोई कंपनी भी प्रोमोटर हो सकती है, कोई इंस्टीट्यूट भी प्रोमोटर हो सकते हैं। तो वो एक आइडिया को डिस्कवर करते हैं और ये देखते हैं कि जो वो आइडिया है क्या वो प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल है और क्या वो प्रॉफिटेबल होगा, और जो हम आइडिया लेके आए हैं क्या वो सर्विस देने का आइडिया है या फिर प्रॉफिट कमाने का आइडिया है। या तो आप एनपीओ कर सकते हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, आप भाई सोशल सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो, या फिर अगर आपका एम प्रॉफिट कमाना है तो आप उस टाइप का आइडिया कंसीव करोगे। नेक्स्ट आता है डिटेल इन्वेस्टिगेशन। फर्स्ट स्टेप में आपने आइडिया डिस्कवर कर लिया, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में उसके बारे में डिटेल इन्वेस्टिगेशन करते हो कि जो आपने आइडिया सोचा है क्या वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, साथ में हम ये भी रिसर्च करते हैं कि जो हमने आइडिया कंसीव किया है उसको एक्चुअल फॉर्म में लाने के लिए, मतलब जब हम कंपनी बनाएंगे तो उस टाइम हमें कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होगी और उसको हम किस तरीके से मेट करेंगे, मतलब किस तरीके से अरेंज करेंगे। दूसरा हम ये देखेंगे कि रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, किस प्राइस पे आएगा और कौन हमारा सप्लायर बनेगा। तीसरा हम देखते हैं कि व्हाट आर द गवर्नमेंट पॉलिसी विद द रिस्पेक्ट टू द बिजनेस और इंडस्ट्री। जो हम बिजनेस खोलने वाले हैं, जिस इंडस्ट्री में खोलने वाले हैं, उसके लिए गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसी है, क्या वो हमारे फेवर में होंगी या फिर अनफेवर होंगी। नेक्स्ट आपका थर्ड स्टेप आता है असेंबलिंग द प्रोपोजिशन। अब आपने इन्वेस्टिगेशन कर ली। आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन डेट द फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन विच कलेक्टेड एंड नीड टू बी असेंबल्ड टू गिव द प्रोपोजिशन अ शेप। जैसे ही आपने जो फैक्ट्स कलेक्ट करे हैं, जो भी आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है, उसको आप असेंबल करेंगे, एक पर्टिकुलर फॉर्म में लिखेंगे सो दैट आपको वो इजीली समझ आ सके। अब उसको पर्टिकुलर असेंबल करने के लिए आप एक्सपर्ट्स की हेल्प लेंगे, इंस्टीट्यूट्स की हेल्प लेंगे जो कि इस काम में माहिर होते हैं, जो कि एक्सपर्ट होते हैं। He makes preliminary contract for the purpose of material, land, machinery, etc. और जो promoters होते हैं वो preliminary contracts में enter करते हैं for the purchase of land, purchase of machineries, purchase of raw material। अब इनको हम preliminary contract क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी है वो इस्टेब्लिश नहीं हुई है। कंपनी के इस्टेब्लिश होने से पहले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं उनको हम प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्ट है वो कौन परफॉर्म करता है, वो प्रोमोटर्स परफॉर्म करते हैं। पहले जो वो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रोमोटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी क्योंकि प्रोमोटर के नाम से हुए हैं, लेकिन जैसे ही कंपनी इस्टेब्लिश होगी तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स को कंपनी के नाम पे दे दिया जाएगा। एंड प्रमोशन स्टेज में लास्ट स्टेप आता है फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन। जब जो भी आपने आइडिया सोच लिया, उसके बारे में डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर ली, डाटा को भी समझ लिया, लेकिन अब जब आप उसको प्रैक्टिकली एप्लीकेबल करना चाहते हो तो उसके लिए आपको फंड की ज़रूरत है, क्योंकि फंड के बिगर, पैसे के बिगर तो कुछ भी नहीं हो सकता। इन दिस स्टेप द प्रमोटर्स अरेंज द फाइनेंस रिक्वायर्ड फॉर द एंटायर ऑपरेशन। जो भी आपका काम है, पूरा एंटायर ऑपरेशन है, उसको परफॉर्म करने के लिए जो फंड चाहिए वो कहाँ से आएगा, तो वो हम ये फाइनल स्टेप में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर डॉन एंड ब्रैडस्ट्रीट ने भी बोला है कि आफ्टर द रिसर्च दैट मैनी कंपनीज आर अनसक्सेसफुल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वर्किंग कैपिटल। कंपनियां तो शुरू हो जाती हैं लेकिन उनके पास वर्किंग कैपिटल ही नहीं होती है, उनके पास फंड ही नहीं होते हैं अपनी कंपनी को रन करने के लिए, इसलिए वो जो कंपनी है वो अनसक्सेसफुल बन जाती है। इसलिए जब भी आप कोई कंपनी स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि जो आपके फंड है वो कहाँ से आएंगे और कितने फंड की हमें जो रिक्वायरमेंट होगी। सो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट दैट द अरेंजमेंट्स आर मेड इन द बिगिनिंग एज हाउ एंड फ्रॉम द वेयर कैपिटल विल बी रेज्ड। कहाँ से आपको और कितनी कैपिटल रेज करनी है ये हम जो सब कुछ है प्रमोशन स्टेज में ही डिसाइड कर लेते हैं। तो प्रमोशन स्टेज के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी स्टेज 2, जो इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। जैसे ही आपने कंपनी का आइडिया कंसीव कर लिया, उसके बारे में डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर ली,
उसको असेंबल भी कर लिया और उसका फाइनेंस भी डिसाइड कर लिया कि भाई कहाँ से हम कितना पैसा उठाएंगे या कितना पैसा रेज करेंगे, मतलब अरेंज करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है कि आप जो अपने आइडिया लेके आए हो आप उसका रजिस्ट्रेशन करा लो, उसको इनकॉर्पोरेशन करा लो, क्योंकि कोई भी कंपनी विदाउट रजिस्ट्रेशन एज अ कंपनी नहीं मानी जाती, मतलब उसको लीगल एंटिटी हम नहीं मानेंगे। इनकॉर्पोरेशन इज द सेकंड स्टेज of the company formation which is done by getting the company registered with the registrar of company। registration कौन करता है? registrar of companies। the required fee for the registration is paid। एक फी भी पे की जाती है, ये फिक्स होती है कि इतनी फी आपको पे करनी पड़ेगी for the registration, एंड जिसके बदले में आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलता है फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। द कंपनी बिकम्स एन एंटिटी ओनली आफ्टर इट इज रजिस्टर्ड। जो कंपनी है उसको एंटिटी हम तभी मानेंगे जब वो रजिस्टर्ड हो जाएगी, उससे पहले उसको कंपनी ही माना जाएगा। अब कंपनी और एंटिटी में क्या फ़र्क होता है? जो कंपनी है अगर वो विदाउट रजिस्ट्रेशन है तो उस कंपनी की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है, मतलब जो उसके मेंबर्स हैं, जो उसके डायरेक्टर्स हैं, वो भी उसकी लायबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन जैसे ही कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाती है या फिर इनकॉर्पोरेशन हो जाती है तो जो कंपनी है वो एंटिटी बन जाती है, और इसके टाइम फिर क्या होता है, आपकी जो शेयर होल्डर है उनकी लिमिटेड लायबिलिटी अराइज हो जाती है, मतलब वो किसी भी लायबिलिटी के लिए पर्सनल लायबल नहीं होते हैं। जितना भी उनका कंपनी के अंदर शेयर होता है सिर्फ उतने अमाउंट तक ही उनकी लायबिलिटी रहती है। तो ये फायदा होता है कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाने का। अब इनकॉर्पोरेशन कराने के लिए भी प्रमोटर्स को बहुत सारे स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ते हैं। देखो, प्रमोशन भी इन प्रमोटर्स करते हैं और इनकॉर्पोरेशन भी प्रमोटर्स ही करवाते हैं। देयर इज अ प्रोसीजर फॉर द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फॉलो। इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज एंड डॉक्यूमेंट्स। ये बहुत कुछ एक्टिविटीज हैं जो कि प्रमोटर्स को परफॉर्म करनी पड़ती हैं और कुछ डॉक्यूमेंट भी साथ में सबमिट कराने पड़ते हैं, तभी जो कंपनी है वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर पाती है। इन एक्टिविटी को ना हम प्रीलिमिनरी एक्टिविटी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कंपनी के फॉर्म होने से पहले परफॉर्म की जा रही हैं, मतलब जो कंपनी है वो एक्चुअली लीगल एंटिटी बनी नहीं है, उससे पहले हम जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए इनको प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज बोलते हैं। जैसे हमने पीछे पढ़ा है ना प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, उसी तरीके से ये प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज होती हैं। सबसे पहला है डिसाइड वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी विल बी लोकेटेड। प्रमोटर्स ये डिसाइड करते हैं कि जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, जो कंपनी का हेड ऑफिस है, वो किस स्टेट में किस जगह पर लोकेट होगा। क्योंकि क्यों ये नेसेसरी होता है? बिकॉज द कंपनी मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ऑफ द स्टेट वेयर इट हैज इट हेड ऑफिस। जहां पर कंपनी का हेड ऑफिस होता है उसी स्टेट के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से जो कंपनी रजिस्टर्ड होती है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि जो प्रमोटर है वो डिसाइड करे कि जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है वो कहां पर सिचुएटेड होगा। नेक्स्ट एक्टिविटी है टू डिसाइड द नेम ऑफ कंपनी। अब जब आपने हेड ऑफिस डिसाइड कर लिया, उसके बाद जो प्रमोटर्स हैं वो कंपनी का नाम डिसाइड करते हैं कि किस नाम से वो कंपनी को रजिस्टर्ड करवाने वाले हैं। इसमें क्या होता है कि जो कंपनी जो प्रमोटर्स होते हैं उनके लिए मैंडेटरी होता है कि वो एटलीस्ट 3 नेम्स, एटलीस्ट 3 नाम भेजते हैं फॉर द अप्रूवल ऑफ एनी वन ऑफ देम। जो प्रमोटर्स होते हैं वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास 3 नाम भेजते हैं एक प्रायोरिटी के साथ कि वो फर्स्ट नंबर पे ये वाला नाम चाहते हैं, सेकंड नंबर पे ये वाला नाम चाहते हैं और थर्ड नंबर पे ये वाला नाम चाहते हैं। अब इसमें से जो भी नाम अवेलेबल होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को वो वाला नाम दे देती है। साथ में प्रमोटर्स ये भी चेक करते हैं कि जो वो नाम दे रहे हैं क्या वो लीगली एक्सेप्टेबल है या नहीं, और क्या वो नाम उनको मिल सकता है, अवेलेबल है या नहीं। अब हेड ऑफिस डिसाइड करने के बाद और नेम डिसाइड करने के बाद थर्ड स्टेप आता है टू मेक अपॉइंटमेंट्स। इट आल्सो रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अंडरराइटर्स, ब्रोकर्स, बैंकर्स, सॉलिसिटर्स, ऑडिटर्स एंड सिग्नेटरीज ऑफ द MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब आपने हेड ऑफिस भी डिसाइड कर लिया, नेम भी डिसाइड कर लिया, अब आप क्या करते हो, लोगों के साथ अपॉइंटमेंट करना शुरू करते हो जो कि आपने कंपनी को रन करने के लिए ज़रूरत है। कि जैसे कि अंडरराइटर आपके कंपनी के शेयर्स की हेल्प करेगा, कि आपको सब्सक्राइब कराने में हेल्प करेगा। ऑडिटर कि आपकी कंपनी की जो ऑडिटिंग है वो कौन करेगा। जो आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बना रहे हो उसके ऊपर कौन कौन साइन करेगा। तो उन सारे पर्सन्स के साथ जो
प्रोमोटर्स हैं वो अपॉइंटमेंट करना शुरू कर देते हैं। फोर्थ एक्टिविटी आती है टू गेट द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड। अब इस स्टेप पे जो प्रोमोटर्स हैं वो सारे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं कंपनी के, जो कि उनको एप्लीकेशन के साथ देने पड़ते हैं, जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। लास्ट स्टेप में जो है आप फाइनली रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन लगाते हो फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, कि हमारी जो कंपनी है वो इस नाम से रजिस्टर्ड होना चाहती है। आफ्टर कंप्लीटिंग द अबव mentioned formalities, the promoters makes an application to registrar of company and also file important documents along with the application to the registrar। अब इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं? देखो ये लास्ट स्टेप होता है, इसके अंदर जो प्रोमोटर्स हैं वो फाइनली एप्लीकेशन लगा देते हैं रजिस्ट्रार के पास। एप्लीकेशन के साथ साथ वो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी देते हैं। अब वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MOA भी बोलते हैं। इसके अंदर कंपनी का ऑब्जेक्टिव मेंशन होता है कि जो कंपनी है वो किस पर्पस के लिए, किस ऑब्जेक्टिव के लिए इनकॉर्पोरेटेड की जा रही है। साथ में इसके अंदर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस भी डिफाइंड होते हैं कि जो मेंबर्स हैं उनके क्या क्या राइट्स एंड ऑब्लिगेशन होंगे। कोई भी कंपनी विदाउट MOA इनकॉर्पोरेटेड नहीं हो सकती। अब जो ये MOA है इसका एक एसेंशियल पॉइंट है कि इसको साइन किया जाता है मिनिमम 7 पर्सन इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, और अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 पर्सन के उसके ऊपर साइन होने चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बिल्कुल सेम वे में ही होता है, जितने पर्सन MOA के ऊपर साइन करते हैं वही सेम पर्सन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के ऊपर भी साइन करते हैं। इसके अंदर आपके ऑब्जेक्टिव्स, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन मेंशन होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर आपके रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटिंग टू द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी मेंशन होता है कि जो कंपनी है वो किस किस तरीके से काम करेगी, जो उसकी इंटरनल मैनेजमेंट है वो कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेगी। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इसके अंदर उन पर्सन्स के नाम होते हैं जो कि एज अ फर्स्ट डायरेक्टर इस कंपनी के काम करेंगे और जो कि रिमेनिंग डायरेक्टर एज ए कंपनी के काम करेंगे। ये सारा कुछ उनको रजिस्ट्रार को कम्युनिकेट करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि ये पर्सन जो है एज अ फर्स्ट डायरेक्टर काम करेगा और जो बाकी पर्सन है वो एज अ रिमेनिंग डायरेक्टर्स काम करेंगे। इन डायरेक्टर की लिस्ट के साथ साथ, उनके नाम के साथ साथ उसके अंदर उनके सरनेम की इंफॉर्मेशन भी होती है, उनके फैमिली नेम भी होता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर भी होता है, रेजिडेंशियल एड्रेस भी होता है, नेशनलिटी भी होती है और प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ये इन्फॉर्मेशन भी उनके साथ दी जाती है। फोर्थ डॉक्यूमेंट होता है नोटिस ऑफ हेड ऑफिस। ये हमने पहले भी डिस्कस करा है कि यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में ये बताया जाता है जो कंपनी का हेड ऑफिस है वो कहाँ पर सिचुएटेड होगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। अ स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन मेंशनिंग दैट द रिक्विजिट्स ऑफ द एक्ट एंड द रूल्स देयर अंडर हैव बीन कंप्लाइड, कि इस कंपनी को बनाने के लिए जितने भी एक्ट थे, जितने भी रूल्स रेगुलेशंस, जितने भी लॉ फॉलो करने थे उन सबको हमने प्रॉपरली फॉलो किया है। एंड लास्ट डॉक्यूमेंट आता है आपका रिटन कंसेंट। अ रिटन कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर्स दैट दे हैव एग्रीड टू एक्ट एज अ डायरेक्टर हैज़ बीन फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। इस रिटन कंसेंट में क्या होता है, डायरेक्टर्स के सिग्नेचर होते हैं और वो ये बताते हैं कि जो हमारा कंसेंट है वो हमारे मर्जी से लिया गया है और हम इस कंपनी के एज अ डायरेक्टर परफॉर्म करने के लिए तैयार हैं। तो ये 6 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के साथ कंपनी को लगाने पड़ते हैं। तो अब हमारी जो है प्रमोशन स्टेज कंप्लीट हो चुकी है, इनकॉर्पोरेशन स्टेज कंप्लीट हो चुकी है। अब थर्ड आती है कैपिटल सब्सक्रिप्शन ऑफ कंपनी। ये है हमारी थर्ड स्टेज। सो स्टेज में जो कंपनी है वो अपने कैपिटल को रेज करना शुरू करती है। इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कैपिटल इज रेज फ्रॉम इट्स मेंबर बैंक्स एंड अदर सोर्सेज but can not invite public for the capital subscription due to the restriction given under section 2 subsection 68।
जो प्राइवेट कंपनी है वो कैपिटल किस किस पर्सन से या कि कहाँ से अपनी कैपिटल रेज कर सकती है, या तो अपने मेंबर से रेज कर सकती है, या फिर बैंक से ले सकती है, या फिर अदर सोर्सेज से ले सकती है। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी है वो पब्लिक को अपने शेयर इशू नहीं कर सकती, पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकती है कि आप हमारे शेयर को सब्सक्राइब करें। ये सबसे बड़ा डिफरेंस भी है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के अंदर। जो पब्लिक कंपनी है वो पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती है फॉर द कैपिटल सब्सक्रिप्शन, लेकिन जो पब्लिक कंपनी है वो पब्लिक को इनवाइट कर सकती है फॉर द कैपिटल सब्सक्रिप्शन। इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी, कैपिटल कैन बी रेज फ्रॉम इट्स मेंबर, बैंक्स एंड इवन फ्रॉम द पब्लिक थ्रू द इशू ऑफ शेयर्स। अब जब पब्लिक कंपनी है वो इशू ऑफ शेयर के थ्रू अपनी कैपिटल रेज करना चाहती है, तो उस केस में क्या होता है, टू इशू शेयर्स कंपनी मस्ट ड्राफ्ट अ प्रोस्पेक्टस एंड गेट इट टू इंस्पेक्टेड फ्रॉम द SEBI, Stock Exchange Board of India, and follow all guidelines laid down by the SEBI। जब अगर कंपनी अपने शेयर इशू करके कैपिटल रेज करना चाहती है तो उस केस में जो कंपनी है उनको एक प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, जिसके अंदर कंपनी की सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं, उनके अकाउंट्स मेंशन होते हैं, उनके एनुअल रिपोर्ट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब कुछ दिया होता है, जो कि एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। अगर कोई भी उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो उस डॉक्यूमेंट को रीड कर सकता है। जो प्रोस्पेक्टस होता है वो सेबी के थ्रू इंस्पेक्टेड किया जाता है। जब सेबी उसको अप्रूव कर देता है तभी वो कंपनी मार्केट में अपने शेयर इशू कर सकती है। और अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर पाती है तो उस केस में इट हैज़ टू फाइल द रजिस्ट्रार अ statement in lieu of prospector at least 3 days before the directors pass the allotment resolution। अगर कंपनी कहती है कि मैं प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती तो उस केस में कंपनी को स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। उसके बाद हमारी लास्ट एंड फाइनल स्टेज आती है बिजनेस कमेंसमेंट स्टेज। जो ये वाली स्टेज है वो सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। अब क्यों वो मैं बताती हूँ। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस आफ्टर द रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट रिसीव्ड। जो हम सेकंड स्टेज में रजिस्ट्रेशन कराते हैं और उस रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो हमें सर्टिफिकेट रिसीव होता है उसके बाद ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने बिजनेस को कमेंस कर सकती है। लेकिन पब्लिक कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। पब्लिक कंपनी नीड्स अ सर्टिफिकेट कॉल्ड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। पब्लिक कंपनी के पास कमेंसमेंट सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो अपने बिजनेस को कमेंस कर सकती है, मतलब अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है। लेकिन प्राइवेट कंपनी के केस में ये नेसेसरी नहीं होता है, लेकिन पब्लिक कंपनी के केस में नेसेसरी होता है। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। जैसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से ही मिलता है, उसी तरीके से सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट भी आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ही देती है। A certificate of incorporation is a one which certifies that the company is incorporated. It is issued by the registrar of company। अब जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है उसके अंदर क्या क्या मेंशन होता है, नेम ऑफ द कंपनी, जो भी नेम कंपनी को अलॉट होता है वही नेम यहाँ पे मेंशन होता है और वही फाइनल नेम माना जाता है। फिर उसके अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते। डेट ऑफ इशू, कब आपको जो सर्टिफिकेट है वो इशू हुआ है, जिस दिन से इशू हुआ है उस दिन से हम मान लेते हैं कि जो कंपनी है वो एग्जिस्ट करती है। लास्ट है सिग्नेचर एंड रजिस्ट्रार विद द सील। ये जो रजिस्ट्रार होते हैं उसके सिग्नेचर होते हैं आपके सर्टिफिकेट के ऊपर, और साथ में आपको एक कॉमन सील भी दी जाती है। आपने पढ़ा होगा ना, हर कंपनी की अपनी एक कॉमन सील होती है, ठीक है, ये आपने फीचर्स में पढ़ा होगा। तो वो सील भी आपको एज सर्टिफिकेट पे दी जाती है। तो यहाँ पर जो आपको टॉपिक था फॉर्मेशन ऑफ कंपनी वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। स्टिल आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।